और मैं तो कहता हूं ऐसे व्यक्तियों को तो जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं ना, ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा होनी चाहिए। आप किसी भी सड़क की जांच करा लो, JN, AN, XCN, ऐसी, और वहां एडिशनल चीफ इंजीनियर बैठता है, इनका नार्को टेस्ट करा लो, ये सब लोग जेल में जाएंगे। हम प्रशासन में गलत काम की पोल खोलेंगे और सही का साथ देंगे। ये कहते हैं कि साहब नई सड़क टूटती देखी कहीं आपने? आप बताओ, 37 करोड़ का पुल आरओबी का, बरसों की एक यात्रा नदवी की, सुखद नदवी के लिए, लेकिन वहां पर पुल में से डाबर हट जाता है, छोटी सी बरसात होती है, बड़े बड़े अधिकारी पहुंच जाते हैं, पेपरों में खबरें आती हैं। मैं तो पिछले 8-7 दिन से जयपुर में हूं, मैं जाऊंगा कल परसों वहां, और कल परसों जाकर के उनकी धज्जी उड़ाऊंगा। सिविल सर्विस का मतलब है जनता के सेवक, या कह दो जनता के नौकर, लेकिन हो उल्टा रहा है। ये क्या कर रहे हैं कि जनता के मालिक बन के बैठे, जनता को डराते हैं, धमकाते हैं। किसी भी थाने में चले जाओ आप, जो पीड़ित पक्ष होगा वो जाएगा, वहां जाकर के डरा हुआ सहमा हुआ जाएगा, पुलिस की वर्दी देख के घबराएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में, और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। हमेशा ना मेरे प्रोग्राम में कोई ना कोई देखिए खास मेहमान रहता है, खास बातें रहती हैं, और मैं हमेशा कहती भी हूं कि भाई इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज भी देखिए मेरे साथ खास मेहमान है मुकेश फौजदार जी, और इनके नाम के साथ लगता है राजघराना। इस राजघराने के पीछे का राज तो जो है हम थोड़े से आखिरी में जानेंगे, लेकिन पहले इनका स्वागत करेंगे। मुकेश जी, बहुत स्वागत करूंगी। भरतपुर से आते हैं, आज जो है भरतपुरी अंदाज में ही आपसे भरतपुर के सवाल पूछूंगी। पहले तो बता दीजिए कि आप हैं कैसे? बहुत बढ़िया, सुपर फाइन, शानदार। क्योंकि देखिए हमारे जो सीएम साहब है ना, वो भी भरतपुर से आते हैं, तो मुझे लगता है कि आज जो है थोड़ा सा भरतपुर के बारे में जानेंगे आपसे। देखो, महाराजा सूरजमल की वीर भूमि से हूं मैं, बिल्कुल, और जिन्होंने 80 युद्ध लड़े और एक भी युद्ध में नहीं हारे, और हमेशा हिंदू हृदय सम्राट रहे, बिल्कुल, और मुगलों का नाश किया उन्होंने, आतताई शक्तियों का नाश किया। तो हम भरतपुर के हैं, गिरिराज जी के पास रहते हैं, गोवर्धन जी की कृपा है, बहुत अच्छे हैं। आप सुनाइए कैसी हैं? जब बिल्कुल बढ़िया मुकेश जी, जब जिक्र आता है भरतपुर का तो सबसे पहले नाम ही हमारे जहन में देखिए गिरिराज जी महाराज, गोवर्धन जी महाराज, और हमारे जो सूरजमल जी हैं महाराज जी, उनका भी हमेशा देखिए हमारे जो है जहन में जिक्र आ जाता है कि ये वो योद्धा रहे हैं जिनको हम कभी नहीं भुला सकते हैं। जीवन भर जो है पढ़ाई के साथ साथ जो है हमारे जहन में इनके नाम चलते रहते हैं। लेकिन आज जो है थोड़ी सी बातें हम ऐसी तीखी सी करेंगे, क्योंकि राजनीति से परे कुछ नहीं हो सकता। पहला सवाल आपसे यही पूछूंगी, इन दिनों सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा चल रहा है तो नीट पेपर का चल रहा है। हाल ही में जो है नीट पेपर रद्द हुआ है, लाखों बच्चों का भविष्य मुकेश जी दांव पे लग गया है। और सुनिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस टारगेट कर रही है बीजेपी को, कि बीजेपी वालों की नाक के नीचे जो है पेपर रद्द हुआ है। एनटीए की इसमें बड़ी मिलीभगत जो है बताई गई है, क्या कहेंगे? देखो, ऐसा है कि कांग्रेस के राज में 18 पेपरों में से 17 पेपर लीक हुए थे, और पूरे राजस्थान में पूरी जगह त्राहिमाम मच गया था, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया था। जो यहाँ पर गरीब किसान का बेटा पढ़ता था उस समय, आज किस तरह किसान का बेटा जयपुर में आकर तैयारी करता है, और फिर जब पेपर होता है तो वो आउट हो जाता है, और किस तरह उनके साथ खिलवाड़ किया गया था, ये एक गंभीर प्रश्न उस समय का था। तमाम 20-22 जो पेपर चोर के मास्टरमाइंड थे, उनको भजनलाल सरकार ने अरेस्ट भी किया था और गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे, जिनके मकानों पर बुलडोजर भी चलवाए थे भजनलाल सरकार ने। लेकिन पेपर चोरी का जो मामला था वो ज्यादातर कांग्रेस सरकार में हुआ। ये अब हुआ एक पहला मामला 2.5 साल के बाद, और 22 लोगों को गिरफ्तार करा चुकी है ये सरकार भजनलाल की, लेकिन ये पहला मामला हुआ है। इसमें भी तुरंत गिरफ्तारी हुई है। आपके जम्मा रामगढ़ से जो लोग हैं, दिनेश और कौन कौन है जो माफिया हैं, वो पकड़े गए जेल की सलाखों के पीछे। तो सरकार निश्चित तौर पर कार्रवाई कर रही है, और जो अपराधी है उनको पकड़ा जा रहा है। और मैं तो कहता हूं ऐसे व्यक्तियों को तो जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं ना, ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा होनी चाहिए। संविधान में ये एक अधिकार होना चाहिए, और ये सब संविधान में नई एक व्यवस्था होनी चाहिए, इन सरकारों को बनानी चाहिए कि उसमें जो बच्चों के भविष्य के साथ नौनिहाल बच्चे जो यहाँ पढ़ते हैं, गांव गरीब किसान का बेटा आता है, और उसका आज 2 लाख बच्चों ने पेपर दिया, लेकिन कितना पेपर आपने बताओ आउट किया होगा? 100-200 बच्चों को किया होगा, 2 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया। एक किसान का बच्चा जब फौजदार साहब, जब किसान का बच्चा शहर में आता है तो पिता जो है पेट काट काट कर अपने बच्चे को पढ़ाता है। कोई अगर देखिए मजदूरी दिहाड़ी करने वाला व्यक्ति, उस बेचारे के पास तो 100 रुपए दिन का इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है। वो नीट की तैयारी करवा रहा है, शहर में रख रहा है, और फिर पेपर लीक हो जाता है। भले से सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो या कोई भी व्यक्ति हो, सवाल ये है कि अगर ऐसे ही बच्चों का भविष्य दांव पे लगा रहा तो इसका
इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कौन आगे आएगा, कौन ठेकेदारी लेगा? देखो ये सब ब्यूरोक्रेसी के लोग लगे हुए हैं। एसओजी ने तुरंत गिरफ्तार किया है, पूरे देश में हाहाकार है। लेकिन अब ये क्राइम, आप इतना बड़ा देश है, आप देखिए झगड़े लड़ाई होते रहते हैं। आप बाहर के देश भी हैं, पाकिस्तान है, उससे भी झड़प होती रहती है। यहाँ आप एजुकेशन के लेंगे तो ये नीट का जो पेपर है, इससे पूरे नौजवानों में एक सन्नाटा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन पर रोक होनी चाहिए। सरकार को सख्ती से और ज्यादा इनके ऊपर आक्रमण करना चाहिए। जिस तरह एसओजी ने तुरंत कार्रवाई की है, मैं तो कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। अभी आपने जिस तरीके से आक्रमण की बात की, तो इसी आक्रमण से ये रिलेटेड एक सवाल पूछ लेती हूँ। हाल फिलहाल में सोना खरीदने पर बैन लगा दिया गया है। मोदी जी ने कहा 1 साल तक सोना मत खरीदिए, सोना महंगा होता जा रहा है। बेचारे, अब सुनिएगा सवाल एक बारी वोज़दार साहब, जिन घरों में ब्याह शादी है, जिन बच्चियों की शादी होने वाली, माँ बाप की आस थी कि भैया सोना उतरेगा तो हम बच्चियों का ब्याह कर दें, खरीद लें। अब तो ऐसी नौबत आ गई साहब कि सोना ही नहीं खरीद पा रहे लोग। बात आपकी सही है। मोदी जी ने घोषणा की है देश के सामने कि सोना आप जो है कम से कम खरीदें। उन्होंने बैन नहीं लगाया सोने पर, क्योंकि सोना भारत में एक्सपोर्ट, निर्यात होता है, आयात कहते हैं उसको, आयात, इंपोर्ट होता है, बाहर से इंपोर्ट होता है। और सोना हमारे यहाँ एक ऐसी, हिंदू हैं हम लोग, ज्यादातर यहाँ हिंदुस्तान में रहते हैं, तो सोना खरीद करके हम घरों में रख लेते हैं और सोने का एक भंडार हो जाता है हमारे पास। आज कम से कम 100-125 करोड़ लोग जो है सोना खरीदते हैं, और भी लोग खरीदते हैं। लेकिन सोना अगर घर में रहेगा तो उससे कोई फायदा तो होगा नहीं। अब नौजवानों को इस देश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए स्टार्टअप के लिए काम करना चाहिए, नई नई इवेंट करने चाहिए। कैसे देश हमारा आगे बढ़ेगा उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब मोदी जी ने कहा है कि हम विदेशों से सोना मंगाते रहेंगे। अभी पेट्रोल डीजल की भी कहा है उन्होंने। गल्फ कंट्रियों में लगातार झगड़े हो रहे हैं, तेल के ऊपर किसका अधिकार होगा। ट्रंप अपनी दादागिरी दिखा रहा है, रसिया इधर चाहता है कि मेरे क्षेत्र में आए ये लोग, चीन अपनी दादागिरी कर रहा है। तो ये तमाम जो विश्व की अर्थव्यवस्था है उसमें तेल को, इसलिए मोदी जी ने कहा है कि तेल कम से कम खर्च कर रहे हैं। अब देखो, आप 3-4 दिन से हमारे मुख्यमंत्री हैं भजन लाल जी, इलेक्ट्रिक कार में चल रहे हैं। ये प्रेरणा देना चाहते हैं लोगों को कि हम पेट्रोल डीजल हमारे देश में नहीं आता, ये गल्फ कंट्रियों से आता है। और वो लोग नखरे कर रहे हैं, वहां पर जो विश्व के तानाशाह देश है वो उनको आक्रमण करना चाहते हैं। और भारत को एक बड़ा बाजार है, भारत तेल का सबसे बड़ा बाजार है भारत, और इस बाजार पर सबकी निगाहें हैं। वो गल्फ कंट्रियों से गरीब देश है वो, या अमीर कह दो उनको, उनसे तेल की जो रिफाइनरी है वो अमेरिका के पास है, रसिया के पास है, चाइना के पास है। हमारे पास जामनगर में अडानी अंबानियों के पास है, एक हमारी जोधपुर में, उसमें बाड़मेर में भी खुली थी। लेकिन जो 80% तेल है वो बाहर से आता है। और इसलिए मोदी जी ने कहा है कि ये इलेक्ट्रिक कारें आप करो, इससे पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा। देश के जो सोना की बात कही, उन्होंने कहा कि सोना जो है कम खरीदो, क्योंकि इस सोने से कोई फायदा है नहीं। देखो, आज साइंस के अंदर अमेरिका टॉप पर है, सारे बड़े बड़े हथियार हैं वो भारत को बेचे जा रहे हैं। कभी भारत इजराइल जाता है, वहां से हथियार खरीदते हैं, कभी रसिया जाता है, वहां से अपन लाते हैं, फ्रांस जाते हैं, वहां से राफेल लाते हैं। तो इंडिया की टेक्नोलॉजी सोने से नहीं बढ़ेगी। यहाँ के जो नौजवान हैं, यहाँ के जो कर्णधार हैं, जो विदेशों की बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ बैठे हुए हैं, तो वो बच्चे यहाँ पर अगर डेवलप करेंगे, विज्ञान को आगे बढ़ाएंगे, इस देश को विकास के रास्ते पर वही ले जा सकते हैं। नौकरियां कहाँ हैं? नौकरियां क्यों नहीं है? अब यहाँ के बच्चे विदेश जा रहे हैं। आपके राजस्थान के बच्चे बेरोजगारी की कगार पर हैं। रोज जो है, आपको ही बता रही हूँ, रोज जो है शहीद स्मारक पर अगर आप महीने में 20 दिन जाएंगे ना, तो 20 दिन वहां धरना लगा रहता है। फौजदार साहब, देखो साहब, आपको पता है मुख्यमंत्री जी ने कितनी नौकरियां दी हैं पिछले 2.5 साल में? उन्होंने तो लोगों को क्यों वहां बैठना पड़ रहा है? क्यों लोग जो है परेशान होकर बैठते हैं? ऐसा होता है, ये लोकतंत्र है। और राजस्थान में सत्ता भजनलाल शर्मा जी को मिली है। क्या अशोक गहलोत सरकार में धरने नहीं चलते थे? धरने उस समय भी चलते थे। हर व्यक्ति की मांग को पूरा नहीं किया जा सकता है। अब आपके ये देखिए, आंगनबाड़ी की महिलाएं हैं या आपके हॉस्पिटल में लगी हुई महिलाएं हैं, ये आंदोलन कर रही हैं कि हमें पक्का किया जाए। आप ये देखिए, पानी की टंकियां कांग्रेस सरकार में थी, जेजेएम योजना थी ना, जेजेएम योजना में कितने करोड़ों का घोटाला किया। सुबोध अग्रवाल जो एसीएस था और हमारे भरतपुर में कलेक्टर भी रहा था, उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया, क्योंकि उसने भ्रष्टाचार किया था। जो 70% पैसा केंद्र सरकार ने दिया और यहां 30% राज्य सरकार ने, गहलोत सरकार में, दोनों हाथों से लूटा गया। और आज गांव में जो टंकियां खड़ी है, उन पर एक ग्राम पंचायत ने एक व्यक्ति का वहां पर एक सर्विस भी उनको दी, लेकिन तनख्वाह नहीं मिल रही है, वो लोग छोड़ के भाग गए वहां से। तो कांग्रेस सरकार का जो भ्रष्टाचार है, आज मैं तो कहना चाहता हूं भजनलाल सरकार से भी कि 2.5 साल हो गए हैं, जेजेएम की जो टंकियां बनी पड़ी है गांव में, आखिर में क्यों नहीं चल रही हैं?
राजस्थान के एक ग्रामीण व्यक्ति का कंठ क्यों सूखा हुआ है? मोदी जी की जो योजना थी कि हर घर को जल मिलेगा, नल से जोड़ा जाएगा। ईआरसीपी लेकर आए थे मोदी जी। हाँ, ईआरसीपी लेकर आए, मटकों में पानी मोदी जी लेकर आए थे। बिल्कुल लेके आए थे। ईआरसीपी की योजना जो है वो दूरगामी है, वो आज की योजना नहीं है, लंबे समय से उस पर काम हो रहा था। आज वो धरातल पर उतरी है, इस साल के बजट में वो नहीं आई। मैं मानता हूं खामी भजनलाल सरकार जी की, कि भजनलाल जी की सरकार जो है इसमें इस साल जो 50,000 करोड़ का बजट था वो नहीं दिया गया, लेकिन 2027 में सुन रहे हैं कि उसमें बजट दिया जाएगा। इसमें जो 13 जिले हैं, आप देखिए कोटा से लेके धौलपुर भरतपुर तक, दौसा भी आता है, उसमें करौली हिंडौन भी आते हैं, जहां पर पानी की कमी है और पानी नहीं होगा तो एक किसान बर्बाद हो जाएगा। किसान इस देश की आत्मा है और राजस्थान का किसान बड़ा मजबूत है। इसको अगर पानी नहीं मिलेगा, कहते हैं ना कि जल है तो कल है, तो भजनलाल जी ने वहां पर हजारों वर्ष आगे की योजना का एक लोकार्पण किया है और आने वाले भविष्य में इन 13 जिलों को पानी मिलेगा। ये समृद्ध इलाका होगा हमारा। जिस किसान को हम क्या बात करें, जिस जनता की बात करें, कह रहे कि इस बजट में नहीं आया, 2027 के बजट में आएगा कि ईआरसीपी का जो है बजट को लेकर कुछ आएगा, तो ये जनता जो भजनलाल जी को एक्सेप्ट करेगी? भजनलाल जी छोड़िए, बीजेपी को एक्सेप्ट करेगी जनता? जिस जनता को आज पानी की नीड है वो एक साल का इंतजार क्यों करेगी? आप ये बताइए, कहां बरसों से ये योजना अटकी पड़ी थी और आज भजनलाल जी की सरकार में ये योजना का लोकार्पण हुआ, इसका शिलान्यास हुआ। तो ये आप ये देखिए, कांग्रेस के राज में नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, कश्मीर में एक चिनाब का पुल बना है जो विश्व का सबसे ऊंचा पुल है। 30-35 साल पहले उस योजना का शिलान्यास किया गया था और उद्घाटन किसने किया? मोदी जी। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है ये योजना मामूली नहीं है, पैसा कहीं पेड़ से नहीं आता। सरकार जनता का टैक्स इकट्ठा करती है, फिर उसका कहां लगाना है, सड़कों में लगाना है, स्वास्थ्य में लगाना है, पानी में लगाना है, सिंचाई में लगाना है, स्कूलों के लिए लगाना है, मेडिकल में लगाना है या ईआरसीपी में लगाना है। तो ये योजनाएं विस्तृत हैं, छोटा मोटा नहीं है कि भाई हमने 1-2 करोड़ की योजना निकाल दी। 1.5 लाख करोड़ की योजना है जब पूरी होगी ये। इसलिए हमारे 13 जिलों के लिए तो संजीवनी वरदान किसान के लिए साबित होगा और हजारों वर्ष तक किसान समृद्ध रहेगा, आबाद रहेगा और पानी होगा तो किसान का चेहरा खिलखिलाएगा। खैर वो तो बाद की बात है, जब ईआरसीपी की जो है योजना किसानों तक पहुंचेगी। देखिए मुद्दा है कि किसान भाई खुश होने चाहिए, हम आप और मैं खुश हो या नहीं हो, ठीक बात है, किसान भाई हमारे खुश होने चाहिए। एक सवाल आपसे पूछूंगी, इसी बीच आपने जो पेट्रोल डीजल की बात कही थी, मैं 2 दिन से देख रही हूँ कई बड़े बड़े अधिकारियों को मैंने देखा, कोई साइकिल से जा रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल का भी कई लोगों ने इस्तेमाल किया, कुछ ने रिक्शा का भी जो है इस्तेमाल किया, कुछ तो जो है बिल्कुल इलेक्ट्रिक छोड़िए, अब तो ट्रेनों के सफर पे आ गए, बसों के सफर पे भी आ गए। अच्छा मुझे बता दीजिए कितने दिन तक जो है ये रेल चलेगी? देखो ये एक संदेश है, प्रेरणा है। आपको मालूम है मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो वो समुद्रों के किनारे पे अपना झाड़ू लगाते थे, पॉलीथीनों को उठाते थे। तो आज मैं आपसे पूछता हूं, आज कहीं भी आप स्टार्टअप पे आप कुल्हड़ वाली चाय या कहीं कोई चीज खाते हैं, पोहा खाते हैं या सुबह का कहीं कुछ खाते हैं, कचौड़ी खाते हैं, तो क्या आप उस दोने को कहां सड़क में फेंकते हैं? आजकल लोगों का ट्रेंड हो गया। आज नौजवान, और मैं तो देश के युवाओं से अपील करना चाहता हूं, खासकर राजस्थान के युवाओं से, कि बहुत सुधार हुआ है और अपने आसपास जो गंदगी है उसको हम कम करते हैं। ये हमारी मॉरल ड्यूटी हो गई कि आज उन कुल्हड़ों को या फिर दोनाओं को हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। ये आज आप करती हैं इस चीज को, सब करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने एक संदेश दिया है कि पेट्रोल डीजल बचाओ और इस देश को बचाओ। ये बाहर से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, हमसे पैसा खरीदते हैं। भारत बहुत बड़ा बाजार है, दुनिया की नजरें भारत पर है, भारत से कमा कमा के लोग अपनी दुकान खोल रहे हैं बड़ी बड़ी और भारत को धमकाते भी हैं और भारत के साथ व्यापार भी करते हैं। तो ये पेट्रोल डीजल जी संदेश जो दिया जा रहा है, आप कह रहे संदेश दे रहे, तो आम लोग ही पेट्रोल डीजल बचाएं बस? कौन बचाएगा? आप बताइए, एक अधिकारी है जो सुबह आ रहा है सरकार की गाड़ी से, ठीक है समझिएगा बात को, फिर वो लंच के लिए भी सरकार की गाड़ी से जा रहे, लंच के बाद भी वो सरकार की गाड़ी से आ रहे, रात को घर भी जा रहे जो सरकार की गाड़ी से, यानी कि 4 चक्कर हो गए। आप एक बार बताइए, जैसे मैं भरतपुर का रहने वाला हूँ, भरतपुर के कलेक्टर है हमारे, पूरा जिले की कमान उनके ऊपर है, क्या वो साइकिल से जाएंगे? एक संदेश दिया उन्होंने। सवाल यही है सर, फिर आम जनता कैसे कंट्रोल कर पाएगी? फिर आम जनता कैसे साइकिल पे जो है रोज निकल पाएगी? कहा गया है कि आम जनता कम से कम पेट्रोल खर्च करे। ऐसा नहीं है कि बंद कर दो गाड़ियों को, डीजल पेट्रोल का लेन देन ही मत करो। ऐसे तो अर्थव्यवस्था, ये इसलिए है मैडम, आपको बताना चाहता हूं, बहुत राज की बात है कि डॉलर लगातार बढ़ रहा है और रुपया लगातार गिर रहा है और विश्व की इकोनॉमी में हम लोग पीछे हो गए। तो ये मोदी जी का प्लान है 2 चीजों का, सोना जो कोई काम नहीं आता, हमारे घरों में सोना रहता है, रख देते हैं तिजोरियों में, पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं आ रहा वो पैसा, और
डीजल पेट्रोल हम दूसरे देश पर आधारित है, तो ये हम कम करेंगे तो डॉलर गिरेगा और रुपया बढ़ेगा, तो भारत आर्थिक रूप से प्रगति मजबूत होगा। तो दुनिया की निगाहें फिर भारत पर ऐसी नहीं रहेंगी कि इसको लूटो, इसको खाओ, ये बाजार है। भारत चाहता है कि हम समृद्ध बने, मेक इन इंडिया के तहत हम दुनिया को माल बेचें। आज दुनिया हमको माल बेचना चाहती है, मोदी जी का सपना है कि भारत दुनिया को माल बेचे। हम अगर बेचेंगे तो 2 पैसे का मुनाफा मिलेगा ना, इसलिए ये बाजार है। जैसे आपका जयपुर का बाजार है और कहीं के बाजार है, तो आप देखिए कहां किस में ज्यादा सेल होता है। तो ये है, सब चीजें सही चल रही हैं भजनलाल सरकार में राजस्थान में। तो भारत को लूटने वाले तो मैं कहूंगी कि मुकेश जी कोई पैदा ही नहीं हुए, हम भारतवासी हैं। हमें कोई लूटने से पहले इंसान 100 बार सोचेगा, चाहे वो कोई भी देश हो, हम भारतवासी हैं। खैर चलिए, खैर ये तो बातें चलती रहेगी। एक सवाल पूछूंगी मैं आपसे कि नदबई में एक आरओबी का एक बहुत बड़ा पुल बना, बहुत करोड़ों की लागत उसमें लगी, सब बन गया, चालू भी हो गया, लेकिन पहली बारिश आई तो उसकी पोल खुल गई, गड्ढे हो गए बड़े बड़े। अब उन गड्ढों में कौन गिरा, मुझे तो ये बता दीजिए। देखो, ये आरओबी का जो पुल था 37 करोड़ रुपए का बना, और पिछले महीने ही इसको बना के कंप्लीट किया गया था। लेकिन लगातार मैं नदबई आरओबी के ऊपर बात नहीं करूंगा। भरतपुर जिले में मुख्यमंत्री जी ने करीब 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट दिया है, एलिवेटेड पुलों को दिया है, पीडब्ल्यू विभाग को दिया है, वहां पर एक बीडीए भी खोल दिया गया है जो विकास करेगा भरतपुर जिले का, आसपास का। तो मैं कहना चाहता हूं, जो सड़कें हैं पीडब्ल्यू विभाग की, जिसकी सुप्रीमो दिया कुमारी जी है, मैं इन अधिकारियों को कहना चाहता हूं और मुख्यमंत्री जी को भी संदेश देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये पीडब्ल्यूडी के बेलगाम अधिकारी हैं, जिनकी लगाम है ना, वो आज आप बताइए, सत्ता राजस्थान की जनता ने जनमत किसको दिया? बीजेपी को दिया। मुखिया कौन हुए? भजनलाल शर्मा जी हुए। तमाम मंत्रिमंडल बने, ये प्रोटोकॉल के तहत सब एमएलए, सब पूरा सरकार चला रहे हैं। विपक्ष बारीकी से देख रहा है, खामियां देख रहा है, कोई कमी होती है तो तुरंत उस पर हमला करता है। आज पीडब्ल्यूडी विभाग भरतपुर में घोर भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। आप किसी भी सड़क की जांच करा लो, JN, AN, XCN, ऐसी, और वहां एडिशनल चीफ इंजीनियर बैठता है, इनका नार्को टेस्ट करा लो, ये सब लोग जेल में जाएंगे, जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, क्योंकि पब्लिक का पैसा है, जनता का पैसा है, जनता टैक्स देती है और टैक्स सरकार में जमा होता है। शराब से भी टैक्स आता है, ये जो इंडस्ट्रियल लग रही है तमाम, एक सरकारी नौकर भी टैक्स देता है। ये जनता का पूरा पैसा खजाने में जमा हो जाता है, और वहां विभिन्न विभाग बने हुए सरकारों के, वहां पे डिवाइड होता है कि ये पीडब्ल्यूडी को दे दो, ये सड़क बनेंगी, ये पानी के लिए होगा, ये शिक्षा के लिए होगा। जैसे नदबई में 55 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल दिया मुख्यमंत्री जी ने, वहां बहुत कमी थी, लेकिन जिला लेवल का अस्पताल दिया। माननीय वहां के जो विधायक है हमारे कुंवर जगत सिंह जी, उनके पिता पूर्व भारत के विदेश मंत्री रहे, एक बहुत बड़ी शख्सियत हमारे भरतपुर की, जिन्होंने भरतपुर का नाम भारत में किया और भारत का नाम दुनिया में रोशन किया। उनके सुपुत्र मेरे विधायक हैं। मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूं कि ये बेलगाम अधिकारी जो पब्लिक का माल खा रहे हैं, सड़कें 1-1, 2-2 साल चलती नहीं है, सारी सड़कों में पूरा डाबर, ऐसा मानिए उनके अगर चेक कराया जाए ना, और चेक कराया जाए तो सारे के सारे ठेकेदार, मैं ठेकेदारों को दोष नहीं देता। जब बिल्ली, जानते हो आप, बिल्ली को रसोई में आप रखवाली करने के लिए भेज दो, तो भीतर जो माल है खा जाएगी बिल्ली। तो यही हाल है भरतपुर के महाराज हिजाइने से, महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी, उन्होंने कहा था कि अगर बिल्ली, या कह दो, इन्होंने एक और शब्द कहा था कि कुतिया अगर रखवाली करेगी जलेबी की, तो बताओ आप क्या होगा? अरे वो तो खुद ही खा जाएगी वो। तो मेरा कहने का मतलब है, ये अधिकारी गुनहगार हैं, इनके ऊपर सख्त लगाम लगनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी आपसे कहना चाहता हूं, मैं खरी खरी बात करने में विश्वास करता हूं। नदबई में जब मर्डर हुआ तो हमने कहा था कि पुलिस ने आज तक मर्डर खोला नहीं है। जिम्मेदारी होती है पुलिस की, पुलिस का काम होता है अपराधियों में डर और आम जन में विश्वास, लेकिन पुलिस से विश्वास उठ चुका है। वहां पर 4-4 एडिशनल एसपी, डीएसपी, 150 आदमी की फौज, साइबर भी लगी हुई है, लेकिन नदबई में चौपड़ा मर्डर कांड नहीं खुला है। और पीडब्ल्यूडी की बात कर रहा हूं, आप किसी भी सड़क को जांच करवा लो, हम इस भारत के नागरिक हैं और हमें हर चीज कहने का अधिकार है, संविधान ने दिया है, और हर व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए। मैं भरतपुर नहीं, राजस्थान को, युवाओं को कहना चाहता हूं कि आप जागरूक हो जाइए। आपके आसपास जो सड़कें बन रही हैं, या पानी की टंकियां लग रही हैं, जेजेएम के तहत काम हो रहे हैं, या हॉस्पिटल बन रहे हैं, या जो ग्राम पंचायतों के अंदर जो कार्य हो रहे हैं, ग्राम पंचायतों में धांधली है। आप किसी भी ग्राम पंचायत को चेक करा लो,
सरकार नंबर 1 ईंट का पैसा देती है, अच्छी क्वालिटी का पैसा देती है, लेकिन पंचायत के लोग, वहां के बीडीओ, वहां के तमाम और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो माल खा रहे हैं। सत्ता बदली है, व्यवस्था नहीं बदली। तो खोल के कह रहा हूं मैं, कुल मिलाकर अधिकारी सारे भ्रष्ट हैं सर। अधिकारी 90% भ्रष्ट हैं, इन पर हंटर चलना चाहिए। मैं विधायक जी को भी कहना चाहता हूं, मेरे जो विधायक है पाक साफ है, ईमानदार है, ये मानिए कि हमारे लिए बहुत शानदार विधायक हैं। उनसे भी कहना चाहता हूं कि ये जो बेलगाम अधिकारी हैं इनके ऊपर लगाम लगाइए। और कुंवर जगत सिंह जी ने कहा था एक बात, विधायक बनने से पहले जब प्रचार करते थे, उनका एक वक्तव्य था कि 20 वर्ष तक सड़कें ऐसी बनाओ कि 20 वर्ष तक वो सड़कें टूटनी नहीं चाहिए, इतनी क्वालिटी दी जाती है। लेकिन ये लोग ठेकेदारों से साठगांठ कर लेते हैं। ये इनका जो गठबंधन है वो टूटना चाहिए। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और हम जंग भरतपुर में लड़ने वाले हैं। सीएम का क्षेत्र है, गृह क्षेत्र जिला है, पूरे भरतपुर जिले में जितनी भी हमारी तहसीलें, जितनी भी विधानसभा हैं, आने वाले समय में सड़क के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, पानी के प्रति और आपके पोषाहार के लिए आपके तमाम जो घोटाले हैं उनको उजागर करेंगे। दो छोटे छोटे से सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगी। पहला सवाल है, डोटासरा जी ने एक बयान दिया था कि सीएम साहब जो है सारा पैसा घर में खर्च कर रहे, घर अर्थात भरतपुर में खर्च कर रहे। इसका मुझे सर शॉर्ट स्वीट में जवाब दे दीजिए। ऐसा है, देखो मेरी बात सुनो, डोटासरा जी क्या बोल देते हैं। कांग्रेस की राज में रहे, कांग्रेस के राज में इन्होंने पूरे गुलछर्रे उड़ाए, भरतपुर के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया और भरतपुर की जनता के को कभी इन्होंने अपना नहीं माना कि राजस्थान में है। इन्होंने वहां गहलोत जी जाते थे, कोई साल 2 साल में 50-100 करोड़ रुपए दे आए। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी हैं, अपने जिले के लिए तो हर कोई करता है। 2500 करोड़, भरतपुर एक विकसित जिला बनेगा जो बीमारू जिला था। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि सौभाग्य की बात है कि भजनलाल शर्मा जी जैसे भरतपुर वालों के लिए और राजस्थान वालों के लिए मुख्यमंत्री बने। एक ईमानदार नेक इंसान जिसने भरतपुर जिले की कायाकल्प कर दी। आप आज भरतपुर जाके देखिए, पूरे भरतपुर में काम हो रहे हैं जो 50 साल बाद काम होते वो उन्होंने आज कर दिए। तो ये डोटासरा जी का कथन मैं निंदा करता हूं उनकी कि उन्होंने भरतपुर, वो कहते हैं कि झुंझुनू में सीकर हम पैसा दो, क्या भरतपुर राजस्थान का हिस्सा नहीं है? मुख्यमंत्री झालावाड़ की थी वसुंधरा राजे सिंधिया जी, उन्होंने चमन बना दिया, स्टेडियम खुलवा दिए, बाईपास, दुनिया भर की वहां पे फैक्ट्रियां लग गई। आप देखो गहलोत साहब कहां के हैं? जोधपुर के हैं। आप जोधपुर चमन हो गया। भरतपुर के साथ तो इन्होंने हमेशा भरतपुर को माना ही नहीं। और अभी इन्होंने तो एक बात और कही थी बयाना में कि भरतपुर के लोग तो पैसा रास्ता बताते हैं तो पैसा देना पड़ता है उनको। तो मैं तो कहना चाहता हूं डोटासरा जी, भरतपुर के लोगों पर इस तरह के तीखे प्रहार नहीं करें। भरतपुर के बारे में ज्यादा आपको जानना है तो डॉक्टर चंद्रभान जी थे कांग्रेस के, जो भरतपुर आए थे 20 साल पहले, उनको पूछ लेना कि भरतपुर के लोग कैसे हैं। भरतपुर के लोग दिलदार होते हैं, यारों के यार होते हैं और गद्दारों के सीने पर वार करते हैं। वो भरतपुर महाराजा सूरजमल की वीर भूमि के लोग होते हैं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल यहाँ में, क्योंकि हाँ, मैं भी नहीं चाहती कि लंबा खींचे। अब छोटा सा सवाल है, रात्रि चौपाल जो है आजकल हो रही है, ग्रामीण चौपाल जो है आजकल एक सिलसिला से शुरू हो गया, हर जो है जिले में ये सब मुझे देखने को मिल रहा है। अधिकारियों के पास इतना समय नहीं है, दिन में चौपालें की जाएं, दिन में लोगों की समस्याएं सुनी जाएं, दूर दराज से जो लोग आते हैं वो रात्रि चौपाल का हिस्सा बन रहे हैं। देखो गाँव में जा रहे हैं मुख्यमंत्री, सीकर गए, जालौर गए, भरतपुर का भी प्रोग्राम था लेकिन वो आसाम चले गए। तो ये सरकार, जो सरकार है, गांव में पहुंच करके लोगों की समस्याओं का समाधान कर रही है। आप मुझे बताइए, अगर समस्या सुनने नेता लोग जा रहे हैं, आप कह रही हैं अधिकारियों के दफ्तर में तो किसान जाते ही हैं। गर्मी का मौसम है, भीषण गर्मी पड़ रही है, 50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। अब किसान को दिन में कहां बुलाएंगे? इसलिए सरकारें उनके द्वार पर पहुंच करके वहां पर समस्याएं सुन रही हैं और सरकार अधिकारियों को निर्देश दे रही है तत्काल कि आप किसान, मजदूर, पीड़ित, गरीब की आवाज को सुनो और उनकी समस्याओं का समाधान करो। इसलिए ये रात्रि चौपालें लग रही हैं जहां हर व्यक्ति की सुनवाई हो सके, सीधी मुख्यमंत्री तक, सीधी गृह मंत्री तक, सीधी चिकित्सा मंत्री तक, डिप्टी सीएम है, सब लोग लगे हुए। तो एक मिशन है, सरकार का एजेंडा है कि हमें गांव के लोगों की सुविधाएं और उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। ये भजनलाल सरकार, क्योंकि देखो भजनलाल जी की आस्था गोवर्धन जी में है और हमारा भी आस्था गोवर्धन जी में है। जब भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो तो जनता के दुख हरते ही हैं। इसलिए भजनलाल जी की अच्छी पहल है, क्या दिक्कत है? ये सब लोगों के पास जा रहे हैं, सरकार खुद पहुंच रही है ग्रामीणों के पास, गाँव जाकर के समस्याओं का समाधान कर रही है। अधिकारी सुन ले तो फिर क्यों इन नेता मंत्रियों को क्यों जाने की जरूरत? मैं तो कहता रहा हूं आपसे कि सत्ता बदली है
लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री साहब को, व्यवस्था में और सुधार लाओ, इन भ्रष्ट अधिकारियों पर चाबुक चलाओ। जब तक देखो, एक कहावत है हमारे धर्म में कि भय बिन प्रीत नहीं। इन सरकारी अधिकारियों को मोटी मोटी तनख्वाहें मिलती हैं, कोई आरएएस बना बैठा है, कोई डीएसपी बना बैठा है, कोई कलेक्टर बना बैठा है, कोई आईजी बना बैठा है। ये सिविल सर्विस के लोग हैं। सिविल सर्विस का मतलब है जनता के सेवक, या कह दो जनता के नौकर। लेकिन हो उल्टा रहा है। ये क्या कर रहे हैं कि जनता के मालिक बन के बैठे, जनता को डराते हैं, धमकाते हैं। किसी भी थाने में चले जाओ आप, जो पीड़ित पक्ष होगा वो जाएगा, वहां जाकर के डरा हुआ सहमा हुआ जाएगा, पुलिस की वर्दी देख के घबराएगा। अरे एसडीएम ऑफिसों के दरवाजे खुल जाने चाहिए, कलेक्टर ऑफिसों के दरवाजे खुल जाने चाहिए, या राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए, और जो पीड़ित पक्ष है वो बिना भय के अपनी बात प्रशासन के सामने रखे। लेकिन प्रशासन के लोगों को तनख्वाहें मिल रही है, वो अपने दायित्व पर खरा नहीं उतर रहे हैं। ये तो मैं आरोप लगाऊंगा ही। भ्रष्टाचार है, तहसीलदार के पास चले जाओ, तमाम रजिस्ट्री हो रही है ना, जमीनें बिक रही हैं भरतपुर में, नदवई में। मैं नदवई तहसीलदार को बोलना चाहता हूं, मेरे मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, वहां रजिस्ट्रियां हो रही हैं फर्जी, बिना करवर्जन के रजिस्ट्रियां हो रही हैं। ऐसा ही सब जगह हो रहा है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं ब्यूरोक्रेसी के लोगों को, मंत्रियों को, जो भी मंत्री सुनना चाहते हैं, मुझे भजनलाल शर्मा जी भी सुनते हैं, मुझे गृह मंत्री जी भी सुनते हैं, मुझे तमाम यहां पर लाखों लोग सुनते हैं, क्योंकि मैं सोशल एक्टिविस्ट हूं और मेरी सीधी बात रहती है, धारदार बात। मैं लाग लपेट की बात नहीं करता, और मैं नहीं देखता कि इसका अंत क्या होगा। जो कहना है वो कहना है, सच कहना है, सच के साथ रहना है, और सच के साथ अपनी बात को जनता तक पहुंचाना है, और प्रशासन के अधिकारियों तक खरी खरी बात सुनानी है। मैं किसान के साथ हूं, गरीब के साथ हूं, नौजवान के साथ हूं, बेरोजगार के साथ हूं, और हमेशा संघर्ष। सत्ता आज बीजेपी की है, कल हो सकता है किसी और की हो, सत्ता पे किसी का अधिकार नहीं रहा है। बिल्कुल, एक सत्ता नहीं रही कभी किसी की। तो मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं, ये भ्रष्टाचार जो हो रहा है, इनकी जांच कराओ और टाइट करो अधिकारियों को। क्योंकि देखो, ऐसा है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो भ्रष्टाचार एक कैंसर की बीमारी है, वो समाज में फैलेगी। तो बताओ, आज खुद हिंदुस्तान के अंदर कितना भ्रष्टाचार है, जगह जगह पर भ्रष्टाचार है। मैं तो अधिकारियों को भी कहना चाहता हूं कि आप लोग भ्रष्टाचार को छोड़ दें, नहीं तो आपके कीड़े पड़ेंगे, आपकी औलादें बिगड़ जाएंगी। मैं तो उनको संदेश देना चाहता हूं, आप भगवान जिस तरह राम रहे, जिस तरह कृष्ण रहे, जिन्होंने इस देश दुनिया को एक संदेश दिया, उस तरीके से आप धर्म के साथ जीवन यापन करें और इस भ्रष्टाचार को छोड़ें। भजनलाल शर्मा जी का ये आज राजस्थान की सरकार के मुखिया हैं, वो राजा हैं हमारे, पूरी राजस्थान की 8 करोड़ जनता के साथ जुड़े हुए हैं और एक सुशासन की तरफ राजस्थान को ले जा रहे हैं। उनका नाम बदनाम नहीं करें। एक ऐसा मुख्यमंत्री सीधा, सच्चा, अच्छा हमको बरसों के बाद देखने को मिला है, और हम भरतपुर वालों को उन पर गर्व है। मैं यही कहना चाहता हूं कि राजस्थान खुशहाल बने, यहाँ का किसान खुशहाल बने, और राजस्थान एक विकास की तरफ आगे बढ़े। एक विकसित राजस्थान का सपना जो भजनलाल जी ने देखा है, वो भी हम उनके साथ पूरा करने में राजस्थान की जनता जुटे। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। तो चलिए, बहुत शुक्रिया मुकेश जी। फिर जरूर मैं आपसे जो है एक बारी फिर से चर्चा करूंगी भरतपुर को लेकर ही। लेकिन आज जो है काफी तिखी तिखी बातें हो गई हैं मुकेश जी के साथ, ईआरसीपी हो, नीट, और खास तौर पर कि भरतपुर के बारे में। और ये बड़ा गंभीर विषय है कि भरतपुर में जो है भ्रष्ट अधिकारियों की जो पोल है वो खुल रही है कहीं ना कहीं। लेकिन अभी जैसे कि फौजदार साहब ने कहा कि अधिकारी जो है इतना भ्रष्ट हो चुके हैं कि आम जनता को कुछ समझना ही नहीं चाहते हैं, आम जनता के ऊपर मालिक बनकर बैठे। दिव्या जी, एक बात पूछूंगा, आपने कहा ना भरतपुर में भ्रष्ट अधिकारी, मैं सबको भ्रष्ट नहीं कह रहा, लेकिन अभी जो रिसेंटली खबर आई है, आरओबी पुल मुख्यमंत्री के गृह जिले में अटारी गांव के रहने वाले हैं मुख्यमंत्री जी, पड़ोस का गांव है मेरा, और शुरू से जानते हैं। वहां पर इन भ्रष्ट अधिकारियों ने उस एक 37 करोड़ का पुल, उसका अब क्या क्या ये कहते हैं कि साहब नई सड़क टूटती देखी कहीं आपने? आप बताओ, 37 करोड़ का पुल आरओबी का, बरसों की एक यात्रा नदवई की, सुखद नदवई के लिए, लेकिन वहां पर पुल में से डाबर हट जाता है, छोटी सी बरसात होती है, बड़े बड़े अधिकारी पहुंच जाते हैं, पेपरों में खबरें आती हैं। मैं तो पिछले 8-7 दिन से जयपुर में हूं, मैं जाऊंगा कल परसों वहां, और कल परसों जाकर के उनकी धज्जी उड़ाऊंगा। मैं उनसे पूछूंगा कि आपकी जवाबदेही है अच्छी क्वालिटी देने की, लेकिन आपने ये घोटाला क्यों किया? हम प्रशासन में गलत काम की पोल खोलेंगे और सही का साथ देंगे।
चलिए बहुत शुक्रिया सर। तो काफ़ी सारी बातें जो है आज हो गई है भरतपुर के बारे में। भरतपुर ही नहीं, अब तो राजस्थान में देखिए जनता जो परेशान होती है ना वो अधिकारी के पास जाती है, और अधिकारी क्या करते हैं, टालम टोली करते हैं। उसके बाद जनता कहीं ना कहीं आस लगाकर देखती है कि भाई कोई नेता मंत्री हमारी मदद करे। और ये हकीकत बात है, मैं खुद ऐसी चीज़ें रोज़ देखती हूँ कि जब लोगों की कोई सुनता नहीं है ना, तब लोग किसी ना किसी का दरवाजा खटखटाते। खैर अधिकारियों से भी यही है कि देखिए ईमानदारी से काम कीजिए, ईमानदारी के साथ चलिए, तो देश भी बढ़ेगा और आप लोग भी जो है तरक्की की राह पर रहेंगे। आप लोग जो है तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारा समाचार के साथ। नमस्कार।